नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। नरेंद्र मोदी को आपने संसद में एंट्री मारते हुए, वो भौकाली एंट्री मारते हुए बहुत बार देखा हो। मोदी जी जब संसद में घुसते हैं, खासकर सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में जब आते हैं, तो आप देखिए संसदीय परंपराएं, संसदीय मर्यादाएं, नो 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 नो, ओम बिरला, सब खत्म हो जाता है। परंपराएं, मर्यादाएं तार-तार हो जाती हैं। मोदी, मोदी के नारे लगते हैं, उसी में जय श्री राम के भी नारे लगने लगते हैं। तो लोगों को लगता है कि वाह! मोदी जी का क्या भौकाल है। हालाँकि ये सब ट्रेनिंग चलता है। ट्रेनिंग की क्लास एक बार हमने आपको दिखाई थी कि ट्रेनिंग कैसे दिया जाता है भाजपा में, मोदी, मोदी बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है भाजपा में। मोदी की एंट्री पर ताली कैसे बजाना है, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है भाजपा में। हमने आपको ये वीडियो दिखाया था, आज हम आपको एक बार दोबारा से फ्लैशबैक में जाकर के दिखाएँगे वो वीडियो ताकि सनद रहे। लेकिन आज जो 48 सेकंड की क्लिप हम आपको दिखाएँगे, उस क्लिप ने भाजपाइयों का माहौल खराब कर दिया। राहुल गांधी का संसद में ऐसा ग्रैंड वेलकम, एंट्री राहुल गांधी की होती है और फिर नॉन स्टॉप तालियां, नॉन स्टॉप तालियां। बीच में बैठ जाते हैं, इधर से हाथ मिला रहे, कोई उधर से क्लासिकल गाने की बात कर रहा, कोई जन्मदिन की बात कर रहा। और ये सब पता है कहाँ हुआ? कहते हैं ना कि बच्चे भगवान के रूप होते हैं, घर-घर में कहा जाता है। क्योंकि जब तक बालमन होता है एक उम्र तक जो है, तब तक छल, कपट, मक्कारी, पाखंड ये प्रवेश नहीं करता। और ईश्वर कहाँ है? ईश्वर वही है जहाँ छल, कपट, मक्कारी, पाखंड नहीं है, वही ईश्वर है, वही ईश्वर है, वही ईश्वर है और वही ईश्वर है। गौर से दोनों को समझिएगा। तो मैं हेमंत जी को इस चर्चा में ये वीडियो दिखाएंगे तो एनालिसिस जरूरी है, हेमंत जी के साथ ही करेंगे। स्वागत है हेमंत भाई आपका। क्योंकि हेमंत जी भी बाल मन ही है, तो इसलिए इन्हीं को हम कहेंगे कि बाल मन से करें चर्चा। तो पहले हम 48 सेकंड की वो क्लिप आपको दिखाते हैं। जरा क्लिप ले आइए और दिखाइए फटाफट। दिखा दीजिए। How's it going? Very nice. Nice to meet you. Nice to meet you. What are you planning to do when you grow up? Maybe doctor. Good. Nice, nice. I'm happy to see you so positive. What music? Classical, Indian classical. I'm very happy to hear this. Artists, musicians, I'm proud of you guys. Happy birthday to Navpreet. All the best for a great, great, great future. Okay? अब ये मैं कार्यक्रम आपको बता दूं, बेसिकली दिखा भी दीजिए। कई जगह नहीं छपा, मैंने सर्च किया, लेकिन कहीं कहीं पर हल्की सी खबर को टच करते हुए जो है इसके स्क्रिप्ट लगा दी गई है। तो दिखा दीजिए। एक जगह पे खबर लगी, हमको मिली, तो हम कहे कि कम से कम दिखाने के लिए तो है, चलो कहीं थोड़ी बहुत लगी है। राहुल गांधी ने संसद में स्कूली छात्रों से की मुलाकात। कांग्रेस बोली जेनजी पीढ़ी ऊर्जा और नए विचारों से भरी हुई। इसको अपने जो है इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया वीडियो को। और राहुल ने इस वीडियो को जब शेयर किया, उसमें राहुल ने छात्रों की मेहनत और जिज्ञासा को जीवन का अहम हिस्सा बताते हुए कहा कि नई पीढ़ी में अपार ऊर्जा और नई सोच है, जो भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। ये बच्चे आने वाले कल का भविष्य हैं, ये बेहतर कल की रचना है। राहुल गांधी की सारी बातें बड़ी अच्छी लग रही हैं, लेकिन यही अगली जनरेशन जिसकी राहुल गांधी जिसको लेकर बड़े आशान्वित हैं, इसी को लेकर मैं निजी तौर पर बहुत परेशान हूँ कि आज के इस घुटन भरे माहौल में ये अगली जनरेशन हमारी, हम तो जैसे-तैसे चले जाएँगे। ये क्या करेंगे? ये क्या करेंगे इस घुटन भरे माहौल में? ये क्या करेंगे जहाँ नफ़रत के सिवाय कुछ और प्रोडक्शन है ही नहीं है। कोई प्रोडक्शन नहीं है, झूठ और नफ़रत, पाखंड और मक्कारी। इसके सिवाय कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है।
तो वहां क्या करेंगे, ये इन बच्चों से ज्यादा राहुल गांधी के लिए सोचने का विषय है। ये मैं शुरुआत में ही बोल देता हूँ। राहुल गांधी अगर सोचना चाहें तो सोचें इस पर। इस कार्यक्रम में सभी छात्र छात्राओं से बात किया। संसद भवन में ये कार्यक्रम था, मतलब संसद भवन में सब छात्र आए हुए थे। बेसिकली आप कह लो छात्रों के बीच ये संसद थी। इसमें एक युवती ने, आपने सुना होगा, जन्मदिन के बारे में बताया, तो उसको जन्मदिन की बधाई दी। एक से क्लासिकल की बात की। हालांकि मुझे ये लग रहा है, मुझे उम्मीद है कि इसका फुल वीडियो भी आएगा, क्योंकि अभी ये मुझे लग रहा है कि टीजर टाइप का फुल वीडियो आएगा, क्योंकि कई बार होता है 1-2 दिन बाद फुल वीडियो आता है। इतना ही नहीं शूट हुआ होगा, क्योंकि जिससे क्लासिकल की बात कर रहे हैं तो जरूर उसने भी कुछ, बच्ची ने क्लासिकल सुनाया होगा, कुछ ये सब हुआ होगा, तो ये फुल वीडियो आएगा आगे। तो ये हिस्सा जब आपने देख लिया तो एक चीज और हम आपको दिखाएंगे। एक वीडियो और है पुराना, जो हम आपको फ्लैशबैक में कहीं से ले जाएंगे। तो ले आइए वो वीडियो भैया, लाइए, दिखा दीजिए। लेकिन हम लोग कैसे लगाएंगे, और ध्यान रखना एक एक बात पे रिस्पांस होना चाहिए। ताली कैसे बजनी चाहिए और तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत कैसे होना चाहिए। मोदी जी का जब मंच पे लोग कहेंगे कि मोदी जी अब मंच पर आने वाले हैं, एंकर बोलेगा, तालियां बजना शुरू हो जाएंगी और मोदी मोदी का नारा शुरू। जरा ताली बजाइए, ताली कैसे बजाते हैं आप लोग? अभी मजा नहीं आई, कुछ लोग बजा रहे हैं, कुछ लोग नहीं बजा रहे हैं। जरा जोरदार तालियां, 5 मिनट की तालियां देखे कैसे बजाते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। उसके बाद मोदी जी का नारा कैसे लगेगा। नारा मता लो। नारे के 2 तरीके हैं। एक तो एंकर, अरे नारा तो दिल से निकलता है, नारा तो अपने आप से निकलता है, फिर आप शुरू हो जाना। अब बदनावर में इतनी ताकत है कि जब आप बोलना शुरू करोगे तो बाकी तो बोलना शुरू ही कर देंगे। तो हमको आपको मोदी मोदी करना है। अब जरा दो बोल के दिखाइए, मैं डायरेक्शन नहीं दूंगा, आप अपने आप से जरा नारा करके दिखाइए, बोलिए। और जोर लगा के। नहीं लग पा रहा पूरा जोर। ये ट्रेनिंग सेशन है। ताली कैसे बजाना है 5 मिनट तक लगातार, मोदी मोदी कैसे करना, ये ट्रेनिंग। और ये कोई छोटा मोटा नेता नहीं है, ये बड़े नेता हैं। हालांकि बड़े हो सकता है यही ट्रेनिंग देते देते बने हो। ये है भाजपा में। अब वो बच्चों को जब हमने देखा तो हम इसलिए लाए, दिखाने लायक बहुत कुछ खास नहीं था, कि ये हकीकत यही है इस देश की कि स्वतः स्फूर्त वेलकम अलग होता है और बंधुआ वेलकम अलग होता है। मतलब बंधुआ माने बंधक बनाया हुआ, कुछ शब्द मैं ही अपने मन से इन्वेंट करके बोल जाता हूं कई बार। तो बंधुआ है, वो बंधुआ वेलकम है। वो बीवी बहुत शॉर्ट में आजकल बहुत ऐसे निकालते हैं ना, ट्रम्प मोदी ये सब। वो तो नेतन्याहू को भी कहते हैं बीवी। तो ऐसे ही बंधुआ वेलकम, बीडब्ल्यू है। चलिए खैर, बाय द वे अब चलते हैं हेमंत भाई के पास। हेमंत भाई, ये कार्यक्रम क्या था एकाएक? ये बीच में राहुल गांधी भी कुछ न कुछ शिगुफा देते रहते हैं, तनाव देते रहते हैं। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, कल सरदार पटेल साहब की 150वीं जयंती थी और संसद भवन परिसर में उनको श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम था। तो वहां सोनिया गांधी भी थी, राहुल गांधी भी थे, स्पीकर भी थे और कुछ लोग थे। तो सोनिया जी वगैरह तो आपको पता है कम आजकल इंटरेक्शन करती है सेहत के कारणों से। और वहां पे कुछ छात्रों को विशेष तौर पे बुलाया गया था, सरदार पटेल का वो समझे सारी बात, और संसद के अंदर बुलाया था। जैसे ही उन्होंने राहुल को देखा, उन्होंने चीयर करना शुरू कर दिया और तालियां ऐसी बजाई जैसे एक तो आपने ट्रेनिंग सेशन दिखाया मध्य प्रदेश का, वो कैसे चीयर करना होता है, कैसे मोदी मोदी करना होता है। इन बच्चों को तो किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी थी। इन बच्चों ने तो जब से जन्म लिया है, छोटे छोटे बच्चे थे वो, 12-13 साल के, जब से ये जन्म लिया है, इन सबको तो यही बताया गया कि राहुल गांधी पप्पू है। पूरे के पूरे इकोसिस्टम ने, पूरी की पूरे जो आपके अखबार हैं, जो मीडिया है, इंडिया अलायंस को भी इंडिया अलायंस बोलते हैं। तो उन बच्चों को तो यही सिखाया गया था कि भाई ये राहुल गांधी तो पप्पू है। और जैसे उन्होंने राहुल गांधी को देखा तो आपने चीयर देखा उनको किस तरीके से किया गया।
ना उनकी कोई ट्रेनिंग थी ना कुछ था, और कंप्लीटली स्वतः स्फूर्त कार्यक्रम, ऑल ऑफ ए सडन, कोई प्लान नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो इन लोगों को बुला ही नहीं सकती वहां पे, ये संसद का कार्यक्रम था, स्पीकर आयोजित करते हैं, जो हमारे जो बड़े लोग हैं, बड़े नेता हैं, उनकी याद में जो स्मृति कार्यक्रम होते हैं, ये सारे का सारा कमांड एंड कंट्रोल स्पीकर का विशेषाधिकार है। तो इन बच्चों ने राहुल गांधी को देखते ही संसद भवन के अंदर जिस तरीके से उनको चीयर किया, और राहुल गांधी ने उनको निराश नहीं किया, जितने बच्चों ने हाथ मिलाना चाहा हाथ मिलाया, उनके साथ प्रॉपर इंटरेक्शन किया, सवालों के जवाब दिए, और एक तरफा संवाद नहीं, डायलॉग किया। जब एक बच्ची ने कहा कि उसका जन्मदिन है, यू आर माई फेवरेट लीडर, तो उसके फोटो खिंचवाए। तो बेसिकली कहीं ना कहीं ये जो देश की जो नई पीढ़ी है, जो, अच्छा ये स्कूल भी कोई ऐसे वैसे नहीं है, ये स्कूल भी ठीक ठाक दिल्ली के पॉश स्कूल है जो पार्लियामेंट में बुलाए जाते हैं। बहुत रेयर मौका है कि जब सरकारी स्कूल या उस तरह की चीज होती होगी। तो इनको कोई ट्रेनिंग नहीं थी, कोई ऑप्टिक्स नहीं थी, कोई प्लान्ड इवेंट नहीं था, केवल राहुल गांधी को उन्होंने देखा देश में इतने राहुल विरोधी माहौल के बावजूद। और वो माहौल किसने बनाया? बीजेपी ने, आरएसएस ने। पिछले 12.5 साल से यही कार्यक्रम चल रहा है, और सारे के सारे पोमेरियन मीडिया ने, उनका बड़ा हुआ माहौल है ये। लेकिन जो ये बच्चे कर रहे हैं, ये युवा भारत है, हमारा जो भविष्य और जो आने वाले समय की आशा। 50वीं जयंती सरदार पटेल साहब की है, उस कार्यक्रम के लिए आए, तो उसमें राहुल गांधी का जिंदाबाद और राहुल राहुल करने का क्या मतलब है? कि कहीं ना कहीं नई पीढ़ी राहुल गांधी के अंदर एक उम्मीद देख रही है, एक विश्वास देख रही है, और उनको ये लगता है कि ये व्यक्ति संघर्षशील है। और राहुल ने उनको निराश नहीं किया, उन्होंने ऐसा व्यवहार किया कि जैसे वो विपक्ष के नेता वेता कोई नेता नहीं, सीधे उनके बीच में चले गए, सीधे बीच में। आपने कभी मोदी जी की पिक्चर्स देखी? कभी बच्चों से संवाद करने का स्वांग भी करते हैं, तो बच्चों के बीच में और मोदी के बीच में कितना डिस्टेंस होता है पता है ना आपको? परीक्षा पे चर्चा में कितना डिस्टेंस होता है, टेलीप्रॉम्प्टर कहाँ लगा होता है, सवाल कैसे फिक्स होते हैं, स्टूडेंट कैसे फिक्स होते हैं, कौन कौन सवाल जवाब करेगा, कुछ भी सबसे स्फूर्त नहीं होता। और यहाँ जो कुछ कल हुआ, वो ये पूरी वीडियो आपने ठीक कहा, ये लंबी वीडियो है, ये आएगी जब भी उनको लगेगा कांग्रेस पार्टी को, जैसे भी एडिटिंग जो भी। स्वतः स्फूर्त और ऑप्टिक्स, इन दोनों का फर्क आपने जो 2 वीडियो दिखाए उसमें बिल्कुल स्पष्ट है। पिछले 12.5 साल से देश चल रहा है उस वीडियो से जो आपने मध्य प्रदेश की दिखाई, और वो व्यक्ति कोई छोटा मोटा नहीं, वो प्रभारी है उस राज्य का, ध्यान रखिए। महेंद्र सिंह। हाँ, तो प्रभारियों का काम अब भाजपा नहीं, भाजपा को ट्रेनिंग नहीं देनी, भाजपा के संबंधित मुद्दे नहीं है, केवल मोदी से संबंधित मुद्दे हैं। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि यही आपकी प्रमोशन की गारंटी। ठीक, जिसका जितना वक्त, जिसने जितने नारे लगवाए, वो उतना ही जिंदाबाद, और वो आगे बढ़ता चला जाएगा। और जो ब्लू आइड बॉय होने के बावजूद भी अगर किसी बात पे खटक गया, तो उसको केंद्र से उठा करके किस राज्य में चलता कर दिया जाएगा, समझ में नहीं आएगा किसी को। मध्य प्रदेश में ऐसे तमाम मंत्री घूम रहे हैं जो कभी मुख्यमंत्री के दावेदार थे। तो ये मोदी जी का स्टाइल है काम करने का, क्योंकि भाजपा का मतलब मोदी है। राहुल गांधी की इस कार्यक्रम में जो आपने वीडियो दिखाया, एक नेता के तौर पे नहीं, एक युवा नेता, एक बच्चों के साथ किस तरीके से सहजता के साथ, सरलता के साथ, ऑल ऑफ ए सडन इम्प्रॉम्प्टू जिसको आप बोलते हैं, विदाउट एनी प्रिपरेशन, जाके उनके बीच में घुल मिल रहा है। देखिए, क्या ये सुखद नहीं लगता? एक तरफ आपने मोदी जी को देखा था, जिसमें मोदी बच्चों से बात कर रहे थे, बीच में तार लगे हुए थे, तार। और विदेश में जब बच्चे जाते हैं, जो मोदी जी को छू के धन्य होती है जिनकी माताएं, उनके बीच में मोदी जी गोदी भी ले लेते हैं, सारे काम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो फिर विदेशी धरती पर ऑप्टिक्स कर रहा है बड़े पैमाने पर। ये फर्क है। एक है मोनोलॉग, जिसके चैंपियन मोदी हैं टेलीप्रॉम्प्टर के जरिए, एक है डायलॉग और रियल टाइम इंटरेक्शन, कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं, कोई ऑप्टिक्स नहीं, सीधे उनके बीच में गए, एक परिस्थिति डेवलप हुई और उसका अवसर, उनको उस अवसर का फायदा उठाया, बच्चों को भविष्य की राह दिखाई, उनके शौक पूछे, और सारी की सारी चीजें इस रूप में चलती गई, स्वतः स्फूर्त है, कुछ भी ऑर्केस्ट्रेटेड नहीं था। ये चीज जो है ना, ये वेस्ट के कंट्रीज में बहुत होती है। आप पश्चिमी देशों में देखेंगे, वहां के लीडर्स ना कोई सुरक्षा, ना कोई लेना, ना कोई देना, जनता के बीच में इसी सहजता के साथ जाते हैं। तो ये जो देखिए, इसलिए भी वो जाते हैं, हेमंत भाई बीच में इसलिए आया, इसलिए जाते हैं वो, क्योंकि वो 365 दिन जो रियल है वही रियल रहते हैं। अब आप उनकी तुलना ऐसे व्यक्ति से कह रहे हैं जो अपने जन्म के बाद कितने घंटे रियल रहा हमको नहीं पता है। हाँ,
एक रियल होता है ना, रियल रहना। हम जो हैं जैसे हैं, जैसे दिख रहे हैं वैसे हैं, जैसे बोल रहे हैं वैसे हैं। एकदम ऐसे होकर के आना, मतलब तमाम लोग ऐसे हैं हमारे समाज में। मैं तो ऐसे लोगों को नहीं जानता हूँ, लेकिन दर्शक जानते होंगे। ऐसे एकदम ऊपर से नीचे, नख से सिर तक पहले श्रृंगार होता है, फिर वो श्रृंगार के बाद साज सज्जा होती है, और उसके बाद निकलते हैं। मतलब नख से सिर तक, दाढ़ी मूंछ। हम लोग का है, घर में बच्चा भी कहता है, अरे ढंग से थोड़ा सा पापा रहो। उनका देखो एकदम ऐसे लगता है सजा हुआ मूर्ति, अभी अभी मूर्ति, नई मूर्ति निकली है। ऐसे लोग हैं देश में। मैं नहीं जानता, लेकिन आप जरूर जानते होंगे हेमंत भाई ऐसे लोगों को। तो आशीष जब भाई, ऐसे लोग हैं तो ये ये फर्क आएगा। दूसरी बात, एक बात और मैं दर्शकों को एक बात बीच में इसलिए मैं खाली किया, वो याद रखना जरूरी है दर्शकों को। जो अभी हेमंत जी ने बताया, मैं उसी समय सोच रहा था, लेकिन मैं कहा कि चलो थोड़ा हिस्सा हो जाए। दो बात बहुत गौर से, क्योंकि ये बात हो सकता है कही जाए कि कांग्रेस के बुलाए बच्चे थे। तो ये संसद भवन में कार्यक्रम था, स्पीकर आयोजित किए थे, कांग्रेस के नहीं थे। स्वतः स्फूर्त ये गए। राहुल की आदत है जाकर के वहीं पर बच्चे ताली बजाए, तो बच्चों के बीच में जाकर बैठ गए। वो भी उसी जगह बना के बैठ गए घुस करके। चलो बताओ तुम क्या है। तो ये कार्यक्रम कांग्रेस का या राहुल गांधी का नहीं था, मतलब ये इवेंट नहीं था। ये संसद भवन के कार्यक्रम में पहुंचे हुए राहुल गांधी थे, पहली बात। दूसरी, मुझे एक आशंका है कि अब आगे शायद ऐसे कार्यक्रम ओम बिरला न करेंगे तो ये पता करके कि राहुल गांधी दिल्ली के बाहर है तब, या विदेश उदेश गए हैं तब कर लें। राहुल के रहते, राहुल को आना है कार्यक्रम में, तो मुझे मतलब मेरे भीतर से भाव आ रहा है कि 110% में मुझे लग रहा है कि अब ऐसा कार्यक्रम दोबारा नहीं होगा। बस हो गया तो हो गया। हाँ हेमंत भाई, अब आप नहीं, कुछ कह रहे थे। आशीष भाई, एक आप ना बहुत गंभीर बात मिस कर गए। हाँ। मोदी जी का मैं किस बात का कायल हूं, आप सोचिएगा। आप हर समय मोदी जी के विरोध की बात करते रहते, मैं मोदी जी का कायल हूं। सुनिएगा। मैं घायल हूँ, मैं घायल हूँ। नहीं, वो घायल तो पूरा देश है, उसको छोड़ दीजिए। देश पूरा घायल है, पूरा लोकतंत्र घायल है, वो सारे तंत्र घायल हैं, जितने संवैधानिक संगठन थे वो भी घायल है, वो कोई समस्या नहीं। लेकिन मैं मोदी जी का फिर भी कुछ बातों पे कायल हूं। हर समय जितनी बार पब्लिक व्यू में आप मोदी जी को देखेंगे, वो एक छद्म छवि के साथ आते हैं, छद्म स्वनिर्मित छवि। और जीवन का एक बड़ा हिस्सा, और ना भी कहें तो 2001 के बाद जब वो गुजरात गए सीएम बन के, 2001 से लेकर 24 साल तक जो व्यक्ति हर समय, हर पल, हर बार बाहर निकलते ही, कदम बाहर रखते ही स्वनिर्मित छद्म छवि का गुलाम हो जाए, उस आदमी पे नाराज होना चाहिए, उस पर रहम करना चाहिए। आप जैसे एक विद्वान ने मुझे पीछे एक बात कही कि ये फलाने किसी उद्योगपति का नाम लिया, मैं वो सब नहीं करता, नाम नहीं लेता। उसने कहा कि साहब मुझे इस व्यक्ति पर, बहुत दुनिया का सबसे रईसों में एक आदमी है वो, उसने कुछ खाना खा रहा था, कहीं मैं भी था कुदरती वहां पे, तो उसने एक रसगुल्ला, छोटी गुलाब जामुन उठा ली, खा ली। दूसरी उठाने लगा तो उसकी डाइटिशियन थी, उसने उसका हाथ पकड़ लिया कि सर नहीं, उसने छोड़ दी बेचारे। तो मेरे मन में एक सहज एक रिएक्शन हुआ कि यार ये आदमी कितना अमीर है, इसके पास केवल ही पैसा ही बचा है और कुछ नहीं है। कितना गरीब है एक्चुअल में ये, जिसको आप अमीरी कहते हैं, और वो एक शौक से एक छोटी सी गुलाब जामुन नहीं खा सकता। वास्तव में वो बहुत, इतने पैसे होते हुए सबसे गरीब, ऐसा मैं मानता हूं। तो मोदी जी जो कुछ ये कर रहे हैं सत्ता में बने रहने के लिए, प्रपंच, फोटो ऑप्टिक्स, थिएट्रिक्स, इवेंट्स, सारी बात ठीक है। लेकिन कभी किसी ने मोदी जी को 2001 से लेकर आज 2025 आ गया, 2001 एंड से लेके इन 24 सालों में मोदी जी को किसी ने ओरिजिनल स्वरूप में देखा है? मोदी जी क्या है? उससे पहले की छोड़ दीजिएगा, जो वो प्रवक्ता थे, जो वो जनरल सेक्रेटरी थे, जो हरियाणा में स्कूटर पे घूमते थे मनोहर लाल के साथ, फिर बाइक पे घूमने लगे थे, उसको छोड़ दीजिए। उस टाइम तो खिचड़ी बनाया करते, मैंने भी देखा उनको। लेकिन चाय बनाते हुए, खिचड़ी बनाते हुए, सोनीपत स्टैंड पे ऑफिस था, सोनीपत रोड पे फाटक के साथ ही। तो जिस दिन से मोदी जी का दांव लगा सत्ता के खेल में, वो एक भी दिन अपने नेचुरल उसमें नहीं आए लोगों के बीच में। तो हर समय कृत्रिम छवि को ओढ़ के रखना, ऐसा व्यक्ति को मैं रहम का पात्र मानता हूं। अरे कभी तो ओरिजिनल होइए भाई। ये राहुल गांधी नासमझ व्यक्ति, इसको पप्पू कहते हैं, ऐसे ही पप्पू थोड़ी बढ़ाया उसको। वो कहीं भी चला जाता है, खेत में घुस जाता है, शर्ट ऊपर कर लिया, पजामा ऊपर कर लिया, घुस गया, ट्रैक्टर चलाने लगा, दलित महिलाओं के बीच में खाना खाने लगा, फिर कुलियों में पहुंच गया,
उन महिलाओं को कह दिया कि आप मेरे घर आइए। वो उनकी माँ, उनकी बहन, उनकी आवभगत कर रही है। पर मोदी जी की आंखों में देखा है क्या आपने? मोदी जी के घर में किसको खाना खाते हुए देखते हैं? विदेशी राष्ट्राध्यक्षों को। ओबामा के साथ टोस्ट कर रहे थे। ओबामा ने कहा कि ऐसे टोस्ट किया जाता है। इससे पहले कि वो बात पूरी करते, महामानव हंसने लग गए। क्या कहा? ओबामा बहुत बड़े थे उम्र में उनसे। ओबामा ने कहा कि ही थिंक्स आई एम किडिंग, आई एम नॉट। मैं नेशनल और इंटरनेशनल हर जगह, ये बाइडेन का प्रसंग है, आई एम बाइडेन सॉरी, बाइडेन G20 में जब आए थे और वो स्टेट डिनर था, आई एम सॉरी। तो कई बार स्लिप ऑफ टंग भी हो जाता है कई बार। तो आशीष भाई, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि हर समय कृत्रिम स्वनिर्मित छवि, उसको ओढ़ के रखना कितना मुश्किल होता होगा। कभी इस पे भी सोचिएगा। और मोदी जी की लाचारी दिखाई देगी आपको। क्यों? जब आदमी के अंदर गहराई नहीं होती ना, जब आदमी के अंदर स्वतःस्फूर्त रिएक्शंस नहीं होते, जब वो कनेक्ट जो करने का जरिया है वो टेलीप्रॉम्प्टर होता है, केवल कैमराज के जरिए करता है, और जो अंदर की बात है जितनी बार भी बोली है, जो लिस्टेड सवाल होते हैं उससे बाहर आ जाए, तो क्या होता है? जरा वो भी मैं दर्शकों को याद दिला दूं। क्या हुआ था याद है आपको? ऐसे ही सवाल पूछ लिया लाइटली कि साहब वो पाकिस्तान पे बालाकोट पे बोला, उन्होंने कितना अद्भुत ज्ञान दिया कि बादल है, बारिश है, सारे विशेषज्ञ बैठे थे, सबने कहा अटैक पोस्टपोन कर दें क्या। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मोदी जी कहते कि इसमें हमला करना आसान होगा, रडार जहाजों को नहीं पकड़ पाएगा। स्वतःस्फूर्त बोला हुआ कोई भी मूर्ख, कितना ही बड़ा सलाहकार मूर्ख हो, वो तो ये लिख के नहीं देगा। फिर नाले वाली गैस की बात, आपको क्या लगता है कोई सलाहकार लिख के दे सकता है क्या ये बात? तो मोदी जी का खुद का इन्वेंशन था। फिर पहाड़ों पे बीज गिराने वाली बात कौन लिख के देगा? ये मोदी जी जब भी अपना मुंह प्राकृतिक अवस्था में खोलते हैं बिना उसके, हर बार ये हो जाता है। फोपा, फोपा बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, गुड़ गोबर हिंदी में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप ये देखिए कि हर समय कृत्रिम छवि कोडना, और जैसे ही ओरिजिनलिटी में आए तो हास्य का पात्र बन जाएगा। क्या कह दिया उस पर? आप बताइए, कोई एडवाइजर, कोई प्रधानमंत्री या किसी नेता को लिख के दे सकता है कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं? कह सकता है कोई? उसकी नौकरी 5 मिनट में चली जाएगी। नॉन बायोलॉजिकल पे मोदी जी का इंडिया में मजाक नहीं उड़ा, पूरी दुनिया में मजाक उड़ा। नाले की गैस, क्या समझते हैं आप? प्लास्टिक सर्जरी सबसे पहले गणेश जी की, ये कोई एडवाइजर लिख के देगा क्या आपको? आपको लगता है? मोदी जी जब भी अपने ज्ञान से मुंह खोलते हैं तो ये बोलते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि वो रहम के पात्र है। इतने बड़े देश का नेतृत्व करना, और केवल टेलीप्रॉम्प्टर के सारे इतने दिन चल जाए, ये कोई छोटी अचीवमेंट है क्या? आप उस अचीवमेंट को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। माफ कीजिएगा आशीष भाई, मैं आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। जो व्यक्ति ओरिजिनलिटी में क्या कहता है, देखिए उसकी ईमानदारी देखिए। आपको कोई चीजों की प्रशंसा भी करनी चाहिए। व्हाइट हाउस के सामने खड़े हैं 12-13 फरवरी को, एक सवाल पूछा है, एक ही सवाल का जवाब पूछा है, बाकी का तो दिया ही नहीं। फिर उसके बाद कि अडानी के मामले में तो क्या बोले, कितनी ओरिजिनलिटी है उनके अंदर कि व्यक्तिगत सवालों को लेकर, निजी मामलों में ना, बहुत गुस्से में कहा उन्होंने, ना दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं ना बात करते। ओरिजिनल थे कि नहीं मोदी जी? क्या झूठ बोला उन्होंने? पहली बात तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के सख्त खिलाफ है सैद्धांतिक तौर पे, आज तक नहीं की उन्होंने। बता दीजिए 11.5 साल में कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की? और जब कभी विदेश में फंस गए तो उन्होंने अपने दिल से बात कही कि अडानी व्यक्तिगत मामला है। एक छोटी सी चूक रहेगी, गुस्से में थे, वो ये भी बता देते कि अडानी व्यक्तिगत मामला किसका है, तो मुझे ज्यादा खुशी होती। तो आप मोदी जी को ऐसे अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। उनकी बहुत तपस्या है, हर पल 24 घंटे कृत्रिम छद्मावेश धारण करके, और पूरे देश को नहीं, दुनिया के सामने अपने आप को वो दिखाने की कोशिश जो एक्चुअल में वो नहीं है। सोचिएगा इस बात को, जो वो नहीं। आप करके दिखा दीजिए एक दिन मुझे, मैं आपको चैलेंज करता हूं, 4 घंटे आप आशीष चित्रांशी नहीं रहेंगे। अरे मेरी हम 2 बात आधा मान घंटा सकते डिबेट में नहीं कंट्रोल कर पाते, आप कह रहे हैं 4 घंटा। आधा घंटा ये जो डिबेट पर, डिबेट के बाद कई बार होता है, अरे यार डिबेट में इसे नहीं बोलना चाहिए, हम आधा आशीष घंटा कंट्रोल नहीं कर पाते। आशीष चित्रांशी जी, उसका कारण समझ लीजिए क्या है कि आप नॉन बायोलॉजिकल नहीं है, आप बायोलॉजिकल है। ये है उसका कारण। मोदी जी के शब्दों में जवाब दे रहा हूं, मेरी धारणा मत मान लीजिएगा। क्योंकि मोदी जी नॉन बायोलॉजिकल है, इसलिए उनके लिए वो सब कुछ करना पड़ता है जो वो प्रभारी तालियां बजाना सिखा रहा था, और जो प्रभारी साहब मोदी मोदी के नारे लगवा रहे थे। तो ये जितने भी लोग हैं, इन सब ने अपनी बुद्धि, अपने सारी सोचने की क्षमता, उसको त्याग कर दिया है, और केवल एक बात रह गई है, मोदी मोदी कर रहा है।
आगे बढ़ना है तो मोदी मोदी करना है। ये एक नया इकोसिस्टम डेवलप हुआ है। ये कब तक चलेगा मुझे नहीं कहना, नहीं पता मुझे, लेकिन संसद के अंदर सरदार पटेल साहब के कार्यक्रम में इन छोटे बच्चों का राहुल राहुल करना कुछ कह जरूर रहा है। वो क्या कह रहा है वो मैं दर्शकों को छोड़ता हूं। चलिए, आज विजुअल छोटे से थे लेकिन हमारी चर्चा बड़ी सी हो गई। हमें इजाजत दीजिए, लेकिन एक बात कहेंगे चलते चलते, हम लोग में वाकई वाकई असहमति बहुत होती है। भाव के साथ अपने कल देखा चर्चा, बहुत उनकी बातों से मैं असहमत था। हम लोग बड़ी, अभी मैं हेमंत भाई की इतनी बातों में एक बात से बिल्कुल असहमत हूँ, जो उन्होंने कहा, जो उनका मूल बिंदु था कि रहम के पात्र, रहम का पात्र मैं हमेशा, मतलब मेरा अपना लॉजिक है, हम लोग बिल्कुल इसी व्यवस्था को देश में चाहते हैं कि एक दूसरे से असहमत हो। मुझे लगता है रहम का पात्र उसी को मैं कह सकता हूं मेरे नजरिए में, जिसके बेरहम होने से किसी पर फर्क न पड़ता, जिसके बेरहम होने से 143 करोड़ लोगों पर फर्क पड़े, वो रहम का पात्र नहीं है। और बेरहम रहम का पात्र कभी नहीं होता है। 143 रहम, कई बार हम लोग उस पर कह सकते हैं कि इस पर रहम करने की जरूरत है कि वो उस अपनी निजी लाइफ में वो उसके दुर्गुण, उसके सद्गुण सिर्फ उसी को जो है बिगाड़ते या बनाते हैं, तो कहते हैं कि भाई इसका दुर्गुण है, रहम का पात्र है, जान दो अपना कर। तो उस व्यक्ति को मैं रहम का पात्र नहीं मान सकता जो 143 करोड़ लोगों का भविष्य जिस पर निर्भर है। रहम का पात्र अगर कोई है तो आज की तारीख में फिर एक आपत्तिजनक बात मान सकता है कोई, आज की तारीख में भारत का 143 करोड़, उसमें से घटा दीजिए 10-5 लाख जो भक्त हैं, बाकी सब रहम के पात्र हैं। और अगर इस सूची में नाम लिखना हो तो मेरा नाम पहले लिख लीजिए। आशीष भाई रहम। माफ कीजिएगा, काउंटर करना पड़ेगा मुझे। हाँ, मैंने नरेंद्र मोदी जी को एज ए व्यक्ति और एज ए हाँ। व्यक्तित्व, व्यक्ति और व्यक्तित्व के हाँ। तौर पर रहम का पात्र कहा है, भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, नंबर 1। और अगर आप ये जो भक्त मंडली घूम रही है, जो ट्रॉलर घूम रहे हैं, ये भी वास्तव में मैंने आपको कई बार रिक्वेस्ट की, अभी भी ट्रॉल करेंगे, अपने को खूब करेंगे, स्वागत है उनका, क्योंकि वो बुद्धि निरपेक्ष लोग हैं, शर्म निरपेक्ष लोग हैं, उन्होंने दिमाग का प्रयोग बंद कर रखा है। हकीकत में ये बिल्कुल सही बात है कि जो इस इकोसिस्टम से बाहर के आदमी हैं, 5-7 करोड़ जो भी होंगे, उनको छोड़ दीजिए, तो वास्तव में ये देश, वो रियल टर्म्स की बात है, हम सब रहम के पात्र हैं, वो अलग चीज है। मोदी जी एज ए व्यक्तित्व, जो छदम व्यक्तित्व लेके चलते हैं, उसको रहम का पात्र बताया मैंने, प्रधानमंत्री को नहीं। मैं उसी बात को और हम गहराई में जा रहे थे। और फिर मैं कहूं, आज अभी कुछ दिन जब तक प्रधानमंत्री के कुर्सी में है हेमंत भाई, उनको एज ए इंडिविजुअल देखिए ही मत। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को हम एज ए इंडिविजुअल देख ही नहीं सकते, हमें नहीं देखना चाहिए हमें, क्योंकि वो प्रधानमंत्री एज ए इंडिविजुअल देखना, जिस दिन प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रहेंगे मोदी जी, उस दिन मैं आपके साथ हाथ से हाथ मिला कहूंगा हेमंत भाई, उस दिन आपने कहा था आज आपकी बात के साथ हूं, राम के पात्र है। लेकिन अच्छा, उस दिन हो सकता है उस दिन पूरा देश कहे ये बात। अभी कहने की हिम्मत कितनों की, अभी ये बात कहने की हिम्मत कितनों की, सवाल तो ये भी है ना। लेकिन अगर कोई मोदी जी का सच्चा वो होगा, कहने की किसी की हिम्मत नहीं है। लेकिन वास्तव में क्या ये सवाल वो नहीं कि हर समय आप छदम उसमें रहते हैं, छदम आवरण जिसको आप कहेंगे, एक ऐसा व्यक्तित्व जो आप नहीं है भाई। नहीं आप तो आशीष भाई एक बात है, आप एक बात है, ये छोटी सी, आपकी पार्टी का अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी, अरुण जेटली जी पार्टी मुख्यालय में आपकी डिग्रियां दिखाते हैं, ठीक दिखाई थी कि नहीं? उसके बाद किसी मेरे जैसे सिर्फरे ने एक एप्लीकेशन लगा दी कि साहब डिग्री कॉपी दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि क्या उस डिग्री की कॉपी मोदी जी जैसा विद्वान आदमी उसकी पीएम की वेबसाइट पर नहीं डाल देनी चाहिए कि यार मेरी डिग्री पूछ रहे हैं ये लोग, ऐसी मचाल ये लोग, बीजेपी की वेबसाइट पे भी और मोदी जी की वेबसाइट पे भी। और यूनिवर्सिटी हमारी, गुजरात यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, 10 साल भाई साहब इस पे कोर्ट में केस लड़ गई और वो आरटीआई एप्लीकेशन खारिज कर दी गई। सैल्यूट टू दैट जज इन द हाई कोर्ट, आई सैल्यूट हिम। ऐसा फैसला कैसे करोगे भाई? जो डिग्री आशीष चित्रांशी खुद मुझे दिखा रहे हैं, स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, और मैंने आरटीआई में मांग ली तो आपने क्या कहा कि किसी व्यक्ति की अपनी क्यूरियोसिटी को हल करने का जरिया नहीं है आरटीआई। ये फाइंडिंग दी है माननीय जज साहब ने,
और उनको बहुत जल्दी आप चीफ जस्टिस और फिर कुछ और बनते हुए देखेंगे। तो ये नया भारत है, ये नया भारत है, इसको आनंद लीजिए और सोचिए कि किस दिशा में जा रहे हैं। इन सब जजों की इसीलिए बात कही थी जो आपने कहा था कि उसको और थोड़ा प्योरीफाई कर दें हम उस भाव और भावना को, जिसके बाबूजी, बहुत साफ समझिए देसी में, जिसके बाबूजी यानी पिताजी, हम लोग क्या गांव कहते हैं ना बाबूजी हैं, जिसके बाबूजी बहरूपिया बाई प्रोफेशन बहरूपिया हो, ये काम होता नहीं, बहुत बहरूपिया होते हैं, भेष बदल बदल के अपना वो करते हैं, तो वो बहरूपिया जो बाबूजी हैं वो रहम के पात्र नहीं है। बेटा रहम का पात्र है कि अपने बाप को पहचान ही नहीं पाता है, सुबह सो के उठता है तो अलग भेष में देखता है, दोपहर में स्कूल से आता है अलग देखता है, रात में सोने से पहले ऐसे भेष में देखता है कि डर जाता है, फिर पूरी रात की नींद खराब हो जाती है बच्चे। तो बच्चा रहम का पात्र है अगर बाप बहरूपिया है। अब इससे सॉलिड उदाहरण नहीं हो सकता है भूमंडल में। इस पे बहस लंबी चल सकती है, इसमें बैठ के बहस करेंगे। तो इजाजत दीजिए हमें, और आप न्यूज लॉन्चर देखिए वक्त निकाल करके थोड़ा सा, और देखने के लिए नहीं, देखिए तो सोचिए, कृपया सोचिए, निवेदन है हाथ जोड़ करके। धन्यवाद हेमंत भाई, नमस्कार।